तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं फिज़िक्स के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है लाइट। पूरा नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले तो ये जो दो वर्ड लिखे हुए हैं ना, इनका मतलब समझ लेते हैं और उसके बाद चैप्टर समझना शुरू करेंगे। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, उसे हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो ये जो दो डायग्राम मैंने बनाए हैं, इनकी मदद से हम रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब किसी पॉलिश सरफेस पर लाइट रे इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन कहा जाता है। लेकिन जब किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पर लाइट रे इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद वो दूसरी ट्रांसपेरेंट मीडियम में निकल जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन कहा जाता है। मतलब जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, और जब वो किसी सरफेस से टकरा कर दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो इस वाले में आप देख रहे हैं कि लाइट अंदर नहीं आ रही, दूसरे मीडियम में नहीं आ रही, वो क्या हो जा रही? रिफ्लेक्ट हो जा रही। इसमें लाइट दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर रही है, तो ये रिफ्लेक्शन है और वो क्या है? रिफ्रैक्शन है। लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो जाना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इन दोनों की डिटेल हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का आधा हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्शन के बारे में है। हम मिरर से होने वाले जो रिफ्लेक्शन है, प्लेन मिरर से, स्फेरिकल मिरर जो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स होते हैं, उनसे होने वाले रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके लॉज पढ़ेंगे, वो कैसे कैसे इमेज बनाते हैं, वो सब इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद चैप्टर का जो बचा हुआ आधा हिस्सा है उसमें हमें रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। रिफ्रैक्शन जो है वो लेंसेज से होता है। मिरर रिफ्लेक्शन करते हैं, लेकिन लेंस क्या करते हैं? रिफ्रैक्शन करते हैं, क्योंकि लेंस होते हैं ट्रांसपेरेंट। तो लेंस में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। तो चैप्टर के दूसरे हिस्से में हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। तो सबसे पहले हम अपनी किताब में ही पढ़ लेते हैं। किताब में भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस बारे में लिखी हुई हैं। चैप्टर नंबर 10, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। शुरुआत में लिखता है कि वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। अपने चारों ओर की दुनिया में तरह तरह के ऑब्जेक्ट देखते हैं। नदियाँ, पहाड़, झरने, बिल्डिंग, ट्रेन, बस और न जाने क्या क्या हमें देखने को मिलता है। हावेवर वी आर अनएबल टू सी एनीथिंग इन द डार्क रूम। लेकिन अंधेरे कमरे में हम कुछ भी नहीं देख सकते। कमरे की लाइट बंद करते ही उसके अंदर जितने भी कलर्स होते हैं वो सब इनविजिबल हो जाते हैं। इस दुनिया में जितने भी कलर आते हैं वो सब लाइट की वजह से ही पॉसिबल हो पाते हैं। तो आपने महसूस भी किया होगा, अगर आप अपने घर के, अपने कमरे की लाइट बंद कर देंगे तो उसमें जितने भी कलरफुल ऑब्जेक्ट हैं उन सब का कलर एकदम से गायब हो जाएगा और पूरे कमरे में बस एक ही कलर दिखाई देगा, ब्लैक। ऑन लाइटिंग अप द रूम थिंग बिकम विजिबल। कमरे में लाइट जलाते ही चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। व्हाट मेक द थिंग्स विजिबल। आखिर किन चीज़ों की वजह से हमें दिखना, किसकी वजह से दिखना शुरू हुआ है? तो ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। दिन के समय तो सनलाइट की वजह से हम अपने चारों ओर के ऑब्जेक्ट्स या बाहर की दुनिया को देख पाते हैं। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट फॉल्स ऑन इट। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज अनेबल अस टू सी द थिंग्स। तो इस वाली जो लाइन है इसमें हमें ये समझाया गया था कि आखिर हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं। तो इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें हमें दिखाई कैसे देती हैं। तो चीज़ें हमें कैसे दिख पाती हैं, हम इस डायग्राम की मदद से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है, टेबल, चेयर, कोई भी चीज़ ऐसी जिसको आप देखना चाहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये बल्ब है। तो बल्ब से लाइट रेज निकलेंगी, निकलने के बाद ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आंखों में पहुंचेंगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा और वो रेज आपकी आंखों तक पहुंच जाती हैं, तो आपको वो ऑब्जेक्ट जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट ही ना करे तो फिर वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो अगर आप ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बना पाते हैं, ऐसे कोई कपड़े आपने बना दिए जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते ही नहीं हैं, तो उन कपड़ों को पहनने के बाद वो इंसान भी दिखाई नहीं देगा, वो मिस्टर इंडिया बन जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देगा? जब वो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो लाइट आपकी आंखों तक पहुँचेगी। आप इस लाइट को अपनी आंखों तक पहुँचने से रोक सकते हैं। आंखों पर काला चश्मा लगा सकते हैं, काली पट्टी बांध सकते हैं। आंखों पर काली पट्टी बांधने के बाद ये लाइट आपकी आंखों तक नहीं पहुँचेगी, ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखाई दे।
बल्ब बंद कर दो तो ना तो लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, ना वो रिफ्लेक्ट होगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट ज़रूर करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ जितनी भी चीज़ें हमें दुनिया में दिखाई देती हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो इस तरह के, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, वो सब जो हमें दिखाई देता है दुनिया में, वो सब क्या करता है, अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ तक कि तुम भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हो, तुम्हारा दोस्त भी क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि अगर वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखाई देगा जब वो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तभी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। तो ऐसी कोई चीज़ हमारी दुनिया में तो है नहीं कि जो लाइट को रिफ्लेक्ट ना करती हो, लेकिन यूनिवर्स में ऐसी चीज़ है जिसको ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक होल जो होता है वो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, बल्कि उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए ब्लैक होल का फ़ोटो अब तक खींचा नहीं जा सका था। ब्लैक होल के ऊपर जब भी लाइट पड़ती थी तो लाइट को वो क्या कर देता था, एब्जॉर्ब कर लेता था। मान लो कि ये ब्लैक होल है, तो इसके ऊपर लाइट पड़ी तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसने रिफ्लेक्ट किया ही नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट अगर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो दिखाई नहीं देगा। तो ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो हमारी आंखों तक या फिर हमारे कैमरे तक वो लाइट नहीं पहुंचेगी और ये ऑब्जेक्ट हमें फिर दिखाई नहीं देगा। तो दुनिया में तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, दुनिया में तो सभी ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। कोई थोड़ी रिफ्लेक्ट करता है, कोई ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि मिरर होते हैं, मिरर लाइट को सबसे ज़्यादा अपने ऊपर पड़ने वाली मैक्सिमम लाइट को वो क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तुम्हारे कपड़े या और चीज़ें जो हैं वो लाइट को थोड़ा सा कम रिफ्लेक्ट करती हैं, लेकिन करती ज़रूर हैं, क्योंकि वो अगर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी तो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देंगी। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि हमारी बुक में और क्या लिखा हुआ है। आगे लिखता है कि वी आर एबल टू सी थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम एज द लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू इट। किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के दूसरी तरफ हम इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि लाइट उसके आर पार निकल जाती है। चलिए खैर, तो वहाँ पर हमें ये समझाया गया है कि लाइट मतलब हम किसी ओपैक ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ क्यों नहीं देख पाते। मान लो कि ये दीवार हमने बना रखी है जैसे, तो दीवार के दूसरी तरफ हम क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि लाइट रे जो है वो दीवार के दूसरी तरफ जा नहीं सकती हैं, इसीलिए हम दीवार के आर पार नहीं देख सकते। दीवार एक ओपैक ऑब्जेक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने ग्लास बनाया हुआ है, ये ग्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए लाइट उसके दूसरी तरफ एंटर कर सकती है, इसीलिए हम ग्लास के आर पार आसानी से देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, किसी भी ओपैक ऑब्जेक्ट के चारों ओर आप इसलिए नहीं देख सकते, दूसरी तरफ इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि लाइट उसके दूसरी तरफ नहीं जा सकती है। लेकिन किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे ग्लास हो गया या फिर प्लास्टिक की शीट होती हैं, उनके दूसरी तरफ आप इसलिए देख पाते हैं क्योंकि लाइट उसके दूसरी तरफ जा सकती है। या फिर पानी हो, पानी के दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं अगर क्लियर वाटर हो तो, क्योंकि लाइट उसके अंदर एंटर कर सकती है। तो जहाँ जहाँ तक लाइट जा पाएगी वहाँ तक आप देख पाएंगे। जहाँ लाइट नहीं जा सकती जिसके पार, उसके पार आप नहीं देख सकते। लेकिन कुछ इस तरह के कैमराज होते हैं जो लाइट दीवार के दूसरी तरफ भी देख सकते हैं, जैसे इंफ्रारेड कैमराज होते हैं या और भी, उनसे आप दीवार के दूसरी तरफ देख सकते हैं क्योंकि उनके अंदर जो रेज़ होती हैं वो दीवार के आर पार जा सकती हैं। लेकिन लाइट रेज़ जो हैं वो दीवार के आर पार नहीं जा सकती, इसलिए आप नहीं देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे लिखा है कि देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिनाज एसोसिएटेड विद लाइट। लाइट से जुड़े हुए बहुत सारे वंडरफुल फिनोमिना हैं जिनको देखकर हमें आश्चर्य होता है, जैसे कि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। मिरर इमेज कैसे बनाते हैं, सुबह शाम आप अपना चेहरा मिरर में देखते हैं, आखिर वो इमेज कैसे बनाते हैं आपकी। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, आसमान में जो टिमटिमाते हुए तारे होते हैं। ब्यूटीफुल कलर ऑफ द रेनबो, बारिश होने के बाद जो रेनबो दिखाई देता है उसमें जो 7 कलर्स आपको दिखाई देते हैं वो। बैंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, कोई भी मीडियम लाइट को क्या कर सकता है, बैंड कर सकता है। अ स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर दैम। तो इन चीज़ों को समझने के लिए कि आखिर ये चीज़ें होती क्यों हैं, रेनबो क्यों बनता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अगर हम इन सबको समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी अच्छी तरह से स्टडी करनी पड़ेगी, तभी हम समझ पाएंगे आखिर बारिश होने के बाद रेनबो क्यों दिखता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं आखिर।
By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to be travel in straight line. तो अपने आसपास के जो ऑप्टिकल फिनोमिना है उनको ध्यान से देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो कैसे आखिर इससे पता चलता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है? तो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसको हम इस एक्सपेरिमेंट की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए हम एक कैंडल बर्न करेंगे, मोमबत्ती जलाई जाएगी और उसको एक सीधा पाइप लेकर उसमें से देखने की कोशिश की जाए। इधर से आप देखेंगे उसको, मैंने यहाँ पे तुम्हारी आंख बना दी है, आँख में से तो देखोगे ना उसको। तो कैंडल से लाइट आएगी, पाइप के अंदर से होते हुए आपकी आंखों तक पहुँच जाएगी, कैंडल आपको दिखाई देगी। अगर आप एक सीधे पाइप की मदद से कैंडल को देखने की कोशिश करेंगे तो वो आपको दिखाई देगी। अब हम क्या करते हैं कि एक पाइप लेते हैं ऐसा जो मुड़ा हुआ है। तो ये जो नीचे है ना, मैंने मुड़ा हुआ पाइप बना दिया। तुम खुद ही समझ सकते हो कि क्या तुम इस पाइप से कैंडल को देख पाओगे? बिल्कुल नहीं देख पाओगे, क्योंकि जो लाइट रे ऐसे जाती है ना, लाइट रे सीधी इसके अंदर एंटर करेगी, वो मुड़ नहीं सकती। वो जाएगी तो सीधी जाएगी, वो ऐसे मुड़ के तुम्हारे आँख में नहीं पहुँच सकती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ईजीली समझा जा सकता है कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। हम सीधे पाइप से देखते हैं तो कैंडल आराम से दिख जाती है, लेकिन जब पाइप को मोड़ते हैं तो मुड़े हुए पाइप से कैंडल हमें इजीली नहीं दिखाई देती है, मतलब दिखती ही नहीं है जलती हुई कैंडल। तो इससे साफ पता चलता है कि लाइट हमेशा कैसी करती है ट्रैवल, एक स्ट्रेट लाइन में। एक और चीज़ देखिए आप, ये देखिए उधर से लाइट आ रही होगी, उधर से लाइट आ रही होगी, मेरे हाथों के ऊपर पड़ी, लेकिन उसके पार नहीं जा पाई, रास्ते में ये आ गया ना, तो इसीलिए परछाई बनने लगी। क्योंकि लाइट सीधी लाइन में चलती है, बीच में कुछ अगर आ जाता है ऐसा तो लाइट वहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसीलिए दूसरी तरफ नहीं जा पाई। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो हम इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो इस बारे में हमारी बुक में भी लिखा है कि इन फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट द शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट यूजुअली इंडिकेट एज अ रे ऑफ लाइट। तो इससे पता चलता है कि लाइट की जो रे है बिल्कुल सीधी जाएगी, क्योंकि कोई ओपैक ऑब्जेक्ट भी लाइट की अगर बीच में आ जाए तो वो भी एक शार्प इमेज बना देता है। इसके बाद ये आ गया है मोर टू नो, इसे आप खुद पढ़ लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी जानकारी दूसरी चीज़ों के बारे में, ओपैक ऑब्जेक्ट के बारे में या और चीज़ों के बारे में मिल जाएगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं इससे। नीचे ये बताया गया कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या नहीं पढ़ाया जाएगा। तो चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो शुरू होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लिखता है कि अ हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो हाईली पॉलिश सरफेस होती हैं जैसे कि मिरर, वो अपने ऊपर पड़ने वाली ज़्यादातर लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लाइट के जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं, जो कभी आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे, वो आपको कह रहे हैं कि आप इनसे अच्छी तरह से फैमिलियर हैं। तो आप में से ज़्यादातर को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी भी याद होंगे, जिनको याद नहीं है उनको मैं अभी याद करवा देता हूँ। तो फर्स्ट जो लॉ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस लॉ को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉलिश सरफेस बना दी है। कुछ भी हो सकता है, मिरर हो सकता है या प्लेट हो सकती है, थाली हो सकती है, एनीथिंग, पॉलिश सरफेस। तो ये इसके ऊपर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट होने के बाद, क्योंकि ये तो एक जो है रिफ्लेक्ट करने वाली सरफेस है, तो ये लाइट रे को क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। तो ये वाली जो रे है ये क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। इन दोनों के बीच में होता है एक परपेंडिकुलर, जिसे फिजिक्स में नॉर्मल का नाम दिया जाता है, उसे नॉर्मल कहते हैं। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। और जो दूसरी तरफ बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्मॉल आर से। तो हमारा ये जो लॉ है ना, इसमें इन्हीं दोनों एंगल्स की बात की जा रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि ये वाला इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के।
तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उम्मीद है कि पहला जो लॉ है इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। दोबारा से देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अब दूसरा लॉ देखते हैं। इसके बाद है दूसरा लॉ, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो, ये तो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल रे है, और यहाँ पर एक पॉइंट आया था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये कहाँ पर होता है, ये होता है यहाँ पर, इस जगह पर। तो ये मैंने बना दिया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सब के सब एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। तो ये देखो, ये एक ही तो प्लेन है जिसके ऊपर ये सारे लाई कर रहे हैं, इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल भी, सब के सब एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो ये दो हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो कभी 8th में पढ़े होंगे तुमने, अब दोबारा से पढ़ लिए हैं। पहला लॉ के जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक ही प्लेन के अंदर क्या करते हैं, लाई करते हैं। आगे बताया गया है कि दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इंक्लूडिंग द स्फेरिकल मिरर। ये जो लॉज हमने अभी भी पढ़े हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एप्लीकेबल होते हैं, यहाँ तक कि स्फेरिकल मिरर जो होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उनके ऊपर भी ये लॉज पूरी तरह से एप्लीकेबल होंगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से यहाँ पे लिखा है ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जितनी भी सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करती होंगी, चाहे वो चम्मच हो, चाहे वो थाली हो, एनीथिंग जो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, सब पे ये लॉज पूरी तरह से काम करेंगे। आगे लिखा है, यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर। आप प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनती है उससे भी अच्छी तरह से फेमिलियर होंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेज, इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जब प्लेन मिरर इमेज बनाता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो आगे लिखी हुई हैं, उनको भी हम एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा वो हमेशा कैसी बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज बनाएगा, इमेज हमेशा सीधी बनेगी। आप मिरर के सामने सीधे खड़े होंगे तो सीधी इमेज बनेगी, आप मिरर के सामने उल्टे खड़े होंगे तो उल्टी इमेज बने। ऐसा नहीं होगा कि आप सीधे खड़े हैं और इमेज जो है उल्टी बन रही है। ऐसे दूसरे मिरर होते हैं, आप उनके सामने सीधे खड़े होते हैं तो उनकी इमेज उल्टी बनती है, मतलब तुम्हारी इमेज। लेकिन प्लेन मिरर ऐसा कभी नहीं करेगा। प्लेन मिरर हमेशा तुम्हारी सीधी इमेज बनाएगा। सीधे खड़े होगे मिरर के सामने तो इमेज भी सीधी ही बनेगी। दूसरा शब्द है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है नॉट रियल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉट रियल, मतलब असली इमेज नहीं बनाता। प्लेन मिरर आपकी कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। आप मिरर के सामने खड़े होकर जब आपने अपना राइट ईयर पकड़ेंगे, सीधा कान पकड़ेंगे, तो मिरर में वो आपको उल्टा दिखाई देगा। तो इस डायग्राम की मदद से आसानी से समझा जा सकता है। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट है जो ए बी से रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये इमेज है जो ए डैश और बी डैश से रिप्रेजेंट हो रही है। तो ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो बिल्कुल सीधी बनाता है, लेकिन कैसी बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। वर्चुअल मतलब रियल इमेज नहीं होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, सीधा कान पकड़ोगे तो मिरर में आपको उल्टा दिखाई देगा। इससे पता चलता है कि वो आपकी रियल इमेज नहीं है। इसके अलावा आप कोई ऐसी टी शर्ट पहने हुए जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, अगर आप मिरर के सामने खड़े होंगे उस टी शर्ट को पहनकर, तो आपकी टी शर्ट पे जो भी कुछ लिखा है वो उसमें आपको लेटरली इन्वर्टेड दिखाई देगा। तो मतलब वैसा नहीं दिखाई देगा बिल्कुल। तो उससे पता चलता है कि प्लेन मिरर जो आपकी इमेज बनाएगा वो कैसी बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। वो आपकी रियल इमेज नहीं होगी, क्योंकि रियल होती तो जैसा टी शर्ट पे लिखा है वैसा ही मिरर में दिखाई देता। ये एक्सपेरिमेंट आप आज कर भी सकते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि साइज़ ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में हमेशा ऐसा होता है, जितने साइज़ आपका है उतने ही साइज़ की आपकी इमेज बनेगी।
अगर आप 5 फुट के हैं तो इमेज भी 5 फुट की बनेगी, अगर आप 6 फुट के हैं तो मिरर भी 6 फुट की ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि तुम छोटे हो और इमेज तुम्हारी बड़ी बने। दूसरे मिरर ऐसा करते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, लेकिन प्लेन मिरर ऐसा धोखा बिल्कुल नहीं देगा। जितना तुम्हारा साइज़ है उतना ही साइज़ तुम्हें दिखाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है, जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज़ की उसकी इमेज बनेगी। इसके बाद है तीसरी प्रॉपर्टी, द इमेज फॉर्म्ड इज़ एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतनी ही दूर उसकी इमेज भी होगी। इसको भी हम एक डायग्राम की मदद से ही समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या प्रॉपर्टी है, इस डायग्राम से हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ये ऑब्जेक्ट है और वो इमेज है। तो अगर अभी ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये मिरर से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो इमेज की जो डिस्टेंस होगी, इमेज कितना अंदर बनेगी मिरर के, तो वो भी 6 सेंटीमीटर अंदर ही बनेगी। अब बहुत से तो यूँ कहेंगे मिरर तो दीवार पे लगा हुआ होता है, अंदर उसमें कहाँ से इमेज बन जाएगी। तो उन्हें तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लगेगा ऐसा कि इमेज इतनी अंदर बन। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मिरर तो एक प्लेन सरफेस है, उसमें अंदर थोड़ा ही गहराई में कुछ हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि हमारी इमेज उतनी ही अंदर बनी हुई है। तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतनी ही अंदर उसकी इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट मिरर से 6 सेंटीमीटर दूर है तो इमेज भी 6 सेंटीमीटर अंदर ही बनेगी। अगर वो 2 सेंटीमीटर दूर है तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर अंदर ही बनेगी। बोर्ड के पेपर में इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था कि एक ऑब्जेक्ट मिरर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो बताओ ऑब्जेक्ट के और इमेज के बीच की दूरी कितनी है। तो बहुत से बच्चों ने आंसर लिख दिया था 6 सेंटीमीटर, जबकि सही आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। तुमसे पूछा क्या है उस पर तो फोकस करो। तुमसे ये पूछा है कि ऑब्जेक्ट के और इमेज के बीच कितनी दूरी है। तुमसे ये नहीं पूछा कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर है। ऑब्जेक्ट तो मिरर से 6 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी बताओ, तो वो कितनी होगी, 6 + 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो आप आगे अगर ये सवाल आता है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर से 2 सेंटीमीटर दूर है तो जो उसकी इमेज है वो भी 2 सेंटीमीटर दूर होगी, तो ऑब्जेक्ट के और इमेज के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। अब अगली प्रॉपर्टी, ये है प्लेन मिरर की चौथी और आखिरी प्रॉपर्टी। क्या है, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज़ लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब तो उल्टा होता है। अब ये लेटरली इन्वर्टेड क्या चीज़ है, तो इसे भी समझ लेते हैं डायग्राम की मदद से। तो जैसे ये एक मिरर है, प्लेन मिरर, इसके सामने आप खड़े हो गए अपनी टी-शर्ट पहन के, उसके ऊपर पी लिखा हुआ है, तो मिरर में क्या वो ऐसा ही दिखाई देगा? नहीं, वो मिरर में इस तरीक़ा का दिखाई देगा। इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। अगर आपने आपकी टी-शर्ट पे बी लिखा है तो मिरर में वो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। पूरा उल्टा नहीं होता, लेटरली इन्वर्टेड होता है, लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट। पूरा उल्टा अगर पी को करना है तो पूरा उल्टा तो पी इस तरीके से हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा। पूरा उल्टा नहीं होता, सिर्फ लेटरली इन्वर्टेड होता है, लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट। तो ये चौथी प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की। वो आपकी इमेज पूरी उल्टी नहीं बनाएगा, लेटरली इन्वर्टेड बनाएगा। आप सीधा कान पकड़ेंगे मिरर के सामने तो आपको लगेगा कि आपने उल्टा कान अपना पकड़ा हुआ है, या फिर इस तरह के लेटर अगर आपके टी-शर्ट पे लिखे हैं तो वो आपको ऐसे दिखाई देंगे। इस तरह से प्लेन मिरर की टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं क्या होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो है कि इमेज बनाएगा हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल। सीधी इमेज बनाएगा लेकिन वर्चुअल बनाएगा, वर्चुअल का मतलब नॉट रियल। दूसरा, इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ हमेशा इक्वल होगा, जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट होगा उतने साइज़ की इमेज भी होगी। तीसरा, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतनी ही दूर उसकी इमेज भी बनेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल भी आते हैं। और फोर्थ, लेटरली इन्वर्टेड बनाएगा। लेटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट उसके अंदर आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आज से हमने इस पहले लेक्चर से एक बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत कर दी है, और इस चैप्टर में हमें बहुत सारी ऐसी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो अब तक हमें नहीं पता थी। उम्मीद है कि आपको सारा पढ़ाया गया समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि आगे का भी आपको बेहतर समझ में आ सके। अगर समझ आया हो, सब कुछ अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।